हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जिसे हम इको भी बोलते हैं, इसका हम 6 चैप्टर बेरोजगारी पढ़ रहे थे कि बेरोजगारी क्या होती है, कौन कौन सी होती है और इन्हें दूर करने के उपाय ये हमने पढ़ लिए थे। ये कारण पढ़े थे हमने दूर के कि बेरोजगारी को के क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे बेरोजगारी को कम करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और कारणों से संबंधित अभ्यास पर से स्पष्ट होता है। यानी जब बेरोजगारी का ऊपर सर्च किया गया था, अभ्यास किया गया था, तो उनके बाद में जो प्रमाण मिले थे उन कारणों को देखते हुए उनके उपाय किए जाते हैं। भारत बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक चिंताजनक हो रही है। चिंताजनक क्यों रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके कारण की जांच करने के बाद ही इस समस्या को दूर करने के उपायों को भी दर्शाया जा सकता है। यानी जब हम जांच करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो उनके कारणों का पता चलता है। जब कारणों का पता चलता है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, उनको दूर किस प्रकार से किया जाए। यानी ऐसी जो समस्या जिन्हें हम दूर कर सकें वो हम हल करके इसे दर्शाया है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को भी जन्म देती है। यानी क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, इन्हें दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। राजकीय दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न आप सबके मन में प्रश्न होता ही है कि अगर बेरोजगारी है तो क्यों है, यानी कारण क्या है इसका। और ये सबके मन में एक चिंता का विषय, यानी सबके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। इसीलिए भारत में बेरोजगारी निवारण यानी दूर करने के लिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना से उसके निवारण का लक्ष्य रखा गया है। विशेष रूप से 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय जब योजना में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के विशेष प्रयास किए गए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना और इसके लिए संविधान में सुधार करने तक का विचार भी किया गया था, किंतु ये संभव नहीं हो पाया। यह स्पष्ट है कि देश में लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना यह प्रत्येक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हर राज्य की ये जिम्मेदारी अगर मान ली जाए कि बेरोजगारी क्यों हो रही है, इसे किस प्रकार से दूर किया जाए, तो अधिकांश जगह पर यह खत्म हो सकती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए नीचे दर्शाए गए कदम हैं, यानी किस प्रकार से उन्हें दूर किया जा सकता है, इसके काफ़ी पॉइंट है। सबसे पहला है इसमें जनसंख्या नियंत्रण। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है लोगों को रोजगार उतना नहीं मिल पाता है। तो भारत की जनसंख्या में बढ़ती दर पर वृद्धि होने से बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि है। और वो किस जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, प्रति दर की अवस्था से वो बढ़ रही है। इस समस्या को अत्यंत चिंताजनक बनाने में मुख्य भूमिका अदा की है। अब ये एक चिंता का विषय हो जाता है कि हमारे भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है। देश की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो दूसरी ओर मंद आर्थिक विकास के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो सका है। अब जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो उसमें क्या हो रहा है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उन्हें काम भी उतना ही चाहिए, यानी रोजगार मांग करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग तो काफ़ी बढ़ रहे हैं रोजगार के लिए, मगर हो रहा क्या है, आर्थिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि रोजगार के संपूर्ण अवसर लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अब ये नहीं हो रहे तो क्या होगा, उसके कारण होगी बेरोजगारी में बढ़ोतरी, यानी सभी लोगों को उनके अनुसार में रोजगार मिलेगा नहीं। इसीलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण सबसे मेन कारण है। यानी सबसे पहला जनसंख्या को दूर करना आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से देश में जनसंख्या वृद्धि का दर घटेगा और श्रम की आपूर्ति में होने वाली मंदी वृद्धि भी कम होगी। जिससे क्या होगा, अगर जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जाए, रोका जाए थोड़ा, तो जो लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो भी उसमें भी वृद्धि होगी। इसीलिए रोजगार मांगने वालों की संख्या घटेगी, क्योंकि जनसंख्या घटेगी तो लोग घटेंगे तो उनको रोजगार की भी कम आवश्यकता होगी, जिसके कारण क्या होगा, श्रम में होने वाली वृद्धि, जो व्यक्ति मेहनत करने वाले थे वो भी कम होंगे, यानी श्रमिक भी कम मात्रा में होंगे।
जनसंख्या नियंत्रण होने से उत्पादन के साधन बिना उपयोग के ही रहेंगे। अब जब जनसंख्या कम रहेगी, उस नियंत्रण किया जाएगा, तो जो उत्पादन के साधन हैं उनका उपयोग भी नहीं रहेगा, जिससे पूंजी निवेश का दर बढ़ेगा। और होगा क्या उससे, जो लोगों के पास पूंजी है वो और अधिक मात्रा में इकट्ठी होने लगेगी, और जिससे वो नए नए रोजगार का सृजन करेंगे, नए नए व्यवसाय का सृजन करेंगे, और उसमें जो पूंजी निवेश लगाने का दर भी उनका बढ़ जाएगा। जनसंख्या को नियंत्रित करके लंबी अवधि में उत्पादन आयु वर्ग 15 से 64 का यथोयोग्य नियमन भी किया जाएगा। जब जनसंख्या नियंत्रण होगी तो जो लोगों को जो रोजगार, जो उत्पादन किया जाएगा लोगों के, तो उनका जो समय काल है वो होगा 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष का। यानी ये ऐसी उम्र है जिसमें लोग या व्यक्ति, मानव काम कर सकता है। अभी हमने पढ़ा नियंत्रण किस पे, जनसंख्या नियंत्रण का पॉइंट, यानी जनसंख्या पे अगर नियंत्रण किया जाएगा तो लोगों को रोजगार के संपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। अब है आर्थिक विकास का ऊंचा दर प्राप्त करना। देश के आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाकर बेरोजगारी की समस्या को हल करना ये एक सही और रचनात्मक उपाय है। यानी आर्थिक विकास का दर जितना ऊंचा होगा, जितना ज़्यादा आर्थिक विकास होगा, बेरोजगार की जो समस्या है वो भी उतनी ही अधिक मात्रा में उतनी दर पर कम होगी। भारत में आर्थिक विकास का दर आयोजन की शुरुआत के वर्ष में 3 से 3.5% जितना नीचा था। यदि देश का आर्थिक विकास नियमित रूप से ऊंचे दर पर बढ़ोतरी किया जाए तो रोजगार के अवसरों में भी ऊंची दर पर ही वृद्धि संभव होगी, बेरोजगारी की समस्या में गिरावट आएगी। इसके लिए देश अर्थतंत्र के विभिन्न विभागों के बीच भी योग्य संकलन करके सार्वजनिक, निजी, सहकारी या अन्य औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़े, ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी करके अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर कृषि विकास की दर को भी ऊंचा ले जाने के प्रयास करने चाहिए। वो कैसे होगा, जो कृषि किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर होती है, सिंचाई पर। अगर उनकी सिंचाई पर भी सुविधा की जाए, उन्हें सिंचाई में यानी उनको जो भी साधन चाहिए कृषि के क्षेत्र में उन्हें संपूर्ण मात्रा में मिले तो उनका दर भी ऊंचा हो जाएगा। हरित क्रांति का लाभ देश के सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हो, जबकि हरित क्रांति का लाभ किस किस को हुआ था, पंजाब को ज़्यादा हुआ था, जबकि होना किसको चाहिए, सभी राज्य में अगर सब हरियाणा और पंजाब को हुआ था, जबकि अगर सभी राज्यों को समान रूप से हरित क्रांति का विकास की दर से ऊंचा फायदा मिले तो आर्थिक जो कृषि विकास का जो आर्थिक क्षेत्र है वो भी काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। आर्थिक विकास की दर को ऊंचा ले जाकर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर अधिक मात्रा में मिलेंगे और जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। अब है रोजगार लक्ष्य आयोजन। आयोजन काल के दौरान भारत में विकास को ही विशेष महत्व दिया गया था, यानी आप भारत का विकास हो, किस प्रकार उनका आर्थिक विकास हो तो भारत में रोजगार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को विशेष प्राधान्यता देकर आधारभूत और चाबी रूपी पूंजी प्रदान उद्योग के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। देश में औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए यह अति आवश्यक था, किंतु वर्तमान समय में रोजगार लक्ष्य आयोजन अपनाने की तीव्र आवश्यकता है। इसके लिए राज्यों को उपयोग की चीज वस्तु और श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति वाले छोटे और मध्यम गति के उद्योग, व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्ति, पशुपालन, डेयरी उद्योग के विकास को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता भी हुई, क्योंकि ये उद्योग प्रमाण में कम पूंजी, ऐसे उद्योग हैं जिनमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है लेकिन रोजगार के अवसर अधिक मात्रा में दिए जा सकते हैं। ऐसे रोजगार लक्ष्य उद्योगों की स्थापना, उसका विकास करने से उपभोग की चीज़ वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा। ये ऐसी चीज़ वस्तुएं हैं जो हमारे डेली रोज़मर्रा यानी दैनिक जीवनचर्या के काम में आने वाली है और इनका उपयोग भी बढ़ेगा। उत्पादन अगर इसका बढ़ता है तो क्योंकि ये उपयोग ही ज़्यादा है, इससे अधिक से अधिक रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार की सुविधाएं भी प्राप्त होगी। निर्माण क्षेत्र में रोजगार आयोजन करके रोजगार के विपुल प्रमाण यानी अधिक मात्रा में अवसरों का सृजन किया जाए। राज्य भी
श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के बीच योग्य संकलन करके यथासंभव श्रमदान उत्पादन पद्धति का महत्व देना चाहिए, जिससे क्या होगा, रोजगार की संख्या में कमी होगी। यानी जो कम पूंजी वाले क्षेत्र है, जिनका ऊपर भी अगर अधिक विकास किया जाए, ध्यान लिया जाए, तो उनसे भी रोजगार में अधिक मुनाफा किया जा सकता है, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सकता है। अब है रोजगार लक्ष्य शिक्षा। भारत में वर्तमान शैक्षणिक ढांचा बेरोजगारी की समस्या है। सबसे ज़्यादा जो ढांचा है, जो दिखाई देता है आधारभूत, वो है बेरोजगारी। इस समस्या को दूर करने का एक कारण है वर्तमान शिक्षा प्रणाली लिपिक तैयार करने वाली, किताबी ज्ञान देने वाली एक शैक्षणिक व्यवस्था है। परिणाम स्वरूप विनय वाणिज्य में स्नातक होने के बाद भी व्यक्ति में स्वरोजगार की क्षमता का नहीं हो सकती। व्यक्ति स्नातक होता है यानी डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो भी वो रोजगार की प्राप्ति उसे नहीं होती, कारण कि वो उसे ऐसा कुछ जानकारी नहीं होती कि वो अपना व्यापार किस प्रकार से शुरू कर सकता है। इसीलिए उसे लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में सुधार को हो, इस दृष्टि से वर्तमान व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देने के उससे क्या होता है कि ये लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो शिक्षा इस प्रकार की नहीं दी जाती कि वो अपना स्वयं का रोजगार करके अपना आर्थिक विकास कर सके, इसके कारण क्या होता है, इस परिस्थिति में अब उन्हें लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में सुधार हो, कौन सी परिस्थिति में, कि वो जो लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं शिक्षित होने के बावजूद, इसमें सुधार हो। इस उसके उद्देश्य से वर्तमान व्यापक वाणिज्य, कृषि, अन्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यवसाय शिक्षा देने की देश में तीव्र आवश्यकता है। इसके लिए जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी समय उन्हें व्यवसाय की जानकारी भी पूरी देनी चाहिए। इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के ढांचे में आमूल्य परिवर्तन करने में, यानी उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। शैक्षणिक क्षेत्र इस प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रयास समय समय पर किए जा रहे हैं, किंतु इसे शिक्षा प्रणाली में योग्य और पर्याप्त सुधार नहीं हो पाए। हमें इस वास्तविकता को भी स्वीकार करना होगा। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र के अनुरूप व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा और तालीम देने वाले अभ्यास कार्य व्यवसाय प्रमाण में शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्ति और अभ्यास तालीम प्राप्त करने के लिए पश्चात सरलता से रोजगार को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए रोजगार के अवसरों को सृजन और क्षमता बढ़े, इस प्रकार से मानव शक्ति का योग्य प्रकार से आयोजन किया जा सके, ऐसी शिक्षा अपनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। सन 2015 की नई शिक्षा नीति में शिक्षा के द्वारा रोजगार के अवसर का सृजन करने के उद्देश्य के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए उत्पादक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में किस क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर है, उसका अभ्यास करके उसके अनुरूप अभ्यासक्रम करने और शिक्षा कार्य में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। अब है गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। गृह और छोटे पैमाने के उद्योग यानी कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, यानी पैसा भी कम लगता है और रोजगार के साधन भी अधिक होते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पैमाने के उद्योगों की तुलना में अत्यंत कम पूंजीपति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ऐसे उद्योगों को विकास करके बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। समान पूंजी निवेश के द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है। लेकिन छोटे उद्योगों में क्या होता है कि पूंजी निवेश कम करना पड़ता है, तो उसमें रोजगार के साधन भी कम मिलते हैं, और बड़े पैमाने के उद्योग में 60.5 गुना अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें पूंजी निवेश की भी मात्रा अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से पूंजी की कमी वाले श्रम प्रधान भारत देश में गृह तथा छोटे पैमाने के उद्योग देश में अधिक रोजगार देने वाले श्रेष्ठ विकल्प के रूप में स्वीकार करके उसके विकास के लिए सरकारी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरकार को क्या ध्यान लगाना है कि जो व्यक्ति छोटे उद्योगों के द्वारा अपना रोजगार स्थापित करे, तो उनकी ओर ध्यान लगाना आवश्यक है, यानी
उनमें पैसा यानी पूंजी लगाने की ज़रूरत उन्हें होती है। देश की आर्थिक नीति में भी उन उद्योगों का महत्व स्वीकार करके उसके विकास के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जैसे कि छोटे पैमाने में उद्योगों के लिए वस्तु के उत्पादन को आरक्षित रखा गया है, आरक्षित यानी सुरक्षित रखा गया है। राज्य के द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिए नई टेक्नोलॉजी संचालन के क्षेत्र में भी सहायता उपलब्ध कराई गई है। यानी जो नई टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी किसके द्वारा चली है? वित्तीय यानी पैसे की आवश्यकता के जब पैसे की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही नई टेक्नोलॉजी जो चलती है उसका भी संचालन करना आवश्यक है। अब है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार। भारत के शहरी विस्तारों की तुलना में ग्रामीण विस्तार में रोजगार के अवसर का प्रमाण कम सृजन होने का सबसे महत्वपूर्ण परिबल ग्रामीण विस्तारों में अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं है। इस दृष्टिकोण से पूंजी की कमी वाले श्रम प्रधान भारत में गृह तथा छोटे उद्योगों को देश में अधिक रोजगार देने वाले से विकल्प के रूप में स्वीकार करके उसके उद्योगों के महत्व को उसके विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसे उद्योगों को ध्यान में लगाने की आवश्यकता है जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं लेकिन उनसे रोजगार अधिक प्राप्त किया जा सकता है। देश की औद्योगिक नीति में इस उद्योगों का महत्व स्वीकार करके उसके विकास के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए कुछ वस्तु के उत्पादन को आरक्षित रखा गया है। राज्य के द्वारा इन उद्योगों के विकास के वित्तीय, टेक्निकल और संचालन के क्षेत्र में सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अब है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार। भारत के शहरी विस्तार की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का प्रमाण कम सृजन होने का सबसे महत्वपूर्ण परिबल ग्रामीण विस्तारों में अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं है। इसीलिए राज्य तथा ग्रामीण विस्तारों में शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, व्यावसायिक तालीम जैसी आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाए तो स्थानीय साधनों की मदद से अपने निवास स्थान के नज़दीक रोजगार प्राप्त करना संभव हो पाएगा। जो ग्रामीण में क्षेत्र में अगर उनके आंतरिक जो ढांचा है, जैसे उनकी शिक्षा में, बीमारियों में, रहने में, बिजली में, सड़क में, व्यवसाय में, इन सब की ओर अगर उन्हें जानकारियाँ दी जाए, तालीम शिक्षा दी जाए तो उनकी आंतरिक ढांचे को, जिससे उनके आंतरिक ढांचे में बढ़ोतरी होगी और उनके इन साधनों से क्या होगा, उनकी मदद मिलेगी, निवास स्थान के नज़दीक रोजगार प्राप्त करने की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकती है। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तारों में आंतरिक ढांचागत सुविधा के बढ़ने से नए रोजगार अवसरों का भी सृजन होगा। कृषि क्षेत्र उसके साथ संबंधित अन्य राज्यों में भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या हल होगी। अब है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का वेग और विस्तार, यानी किस प्रकार, किस गति से बढ़ा और कितनी मात्रा में बढ़ा। देश में ऊंची जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बोझ बढ़ने से प्रचंड बेरोजगारी तथा अनियमित और अपर्याप्त वर्षा सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मौसमी बेरोजगारी की समस्या भी जटिल होती गई। जहाँ पर वर्षा नहीं होती सिंचाई के साथ, अब कृषि है तो कृषि के लिए क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए। अब सिंचाई के लिए जब पानी नहीं होगा तो किस पर डिपेंड रहते हैं सिंचाई के लिए, वो बरसात वगैरह पे। तो उससे क्या होगा, उनकी जो समस्याएँ हैं वो काफ़ी बड़ी समस्याएँ हैं। जैसे कई कृषक ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिंचाई पर ही निर्भर रहते हैं, बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। तो उनकी जो अनियमित सिंचाई है, उन सिंचाई को सुविधाओं को दूर किया जाए। इस समस्या को हल करके कृषि क्षेत्र में बोझपूर्ण जनसंख्या को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्र में स्थानांतरण करने की क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इसीलिए विशेष तौर पर ग्रामीण विस्तार में कृषि क्षेत्र में लगे बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए हरित क्रांति के वेग, यानी जो हरित क्रांति के द्वारा है उसको अधिक से अधिक, यानी बहुत दूसरे अलग अलग नए राज्यों में फैलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे लोगों की रोजगार में बढ़ोतरी होगी, सभी को रोजगार प्राप्त होगा। यदि सही तौर पर आयोजन किया जाए तो अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र के रोजगारों का असर करने का सबसे अधिक अवकाश है। इस तथ्य को समर्थन पीसी महालनोबिस द्वारा रोजगार के अवसरों की गणना की गई, अंडरलाइन कर लो। उसके मतानुसार भारत में कृषि क्षेत्र में
1 करोड़ का पूंजी निवेश करने से 40,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? पीसी महानोबिस ये कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाए कृषि क्षेत्र में तो उसके द्वारा क्या प्राप्त होगा? 40,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। और उत्पादन भी कितना? 5.7% की दर से वृद्धि की जा सकती है। जबकि बड़े उद्योगों में क्या करना है? 1 करोड़ का पूंजी निवेश करने से सिर्फ 500 व्यक्ति को ही रोजगार से जोड़ा जा सकता है। और उत्पादन कितना होगा? उत्पादन भी कम होगा क्योंकि इसमें लोग भी कम हैं, जुड़ रहे भी कम हैं। 1.4% की दर से ही वृद्धि की जा सकती है। इस अंदाज पर से ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिसके लिए क्या है? रोजगार के लोगों को अवसर अधिक मिलेंगे। इसीलिए कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली हरित क्रांति के लिए आवश्यकता के अनुपूरक प्रवृत्तियाँ जैसे कि छोटे और मध्यम पैमाने की सिंचाई योजना, जैसे जमीन संरक्षण यानी जमीन की देखभाल, मिश्र कृषि विकास, वन विकास, बहुमुखी फसल ली जा सके यानी बहुत सारी अलग अलग फसल भी ले सकते हैं, जमीन का नवीनीकरण यानी खाद युक्त बनाना और कृषि क्षेत्र पर आधारित ग्रामोद्योग को महत्व देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के मत अनुसार कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जाए तो रोजगार के अवसरों को भी अनेक गुना वृद्धि दर की ओर से बढ़ाया जा सकता है। अब है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य की योजनाएं, यानी क्या क्या राज्य में योजनाएं बनाई गई थी। सन 1951 से देश में आयोजन की शुरुआत की गई। तब ऐसा विचार किया गया कि योजनाबद्ध आयाम के कारण देश का आर्थिक विकास करके बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा। किंतु शुरुआत की 4 पंचवर्षीय योजनाओं ये धारणा गलत सिद्ध हुई। उसमें ऐसा सिद्ध नहीं हो पाया कि आर्थिक विकास हो तो बेरोजगारी की समस्या दूर हुई। परिणाम स्वरूप 5वीं जब पंचवर्षीय योजना से बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए सरकार ने विविध रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम भी की शुरुआत की, जैसे कि संकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, जवाहर योजना, नेहरू योजना, सुवर्ण जयंती रोजगार योजना, सुवर्ण जयंती शहर योजना, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए तालीम यानी शिक्षा देने जैसे संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कौशल विकास कार्यक्रम, श्रम जयते योजना, स्किल इंडिया, मेक इंडिया, मुद्रा जैसी अनेक रोजगार योजनाएं अमल में रखी गई, जिससे वे कुछ योजनाएं नीचे दर्शाएं। काफ़ी सारी बेरोजगार योजना 1951 के बाद जब आयोजन किया गया आर्थिक विकास का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं सम्मिलित की गई, जिसके कारण शुरू के 1 से 4 जब पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी तो शुरुआत की 1 से लेकर 4 तक की में तो कोई भी आर्थिक विकास करने के बावजूद भी बेरोजगारी को दूर नहीं किया गया। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कई योजना उनमें और संकलित की गई और जोड़ी गई, जिससे कुछ समस्याओं का समाधान हो पाया। पहला इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी MGNREGA जो शुरू की गई थी फरवरी 2006 में, मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून NREGA के नाम से शुरू की गई। इस योजना में अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना को अमल में लाया गया। इस नरेगा योजना का नाम 2 अक्टूबर 2000 से बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किया गया। इस योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2 फरवरी के दिन रोजगार दिन के रूप में घोषणा की गई। इस योजना के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में कम से कम
एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई, जिसमें 1/3 भाग की रोजगार स्त्रियों के लिए रखी गई। यानी 100 दिन लोगों को काम दिए जाने के लिए गारंटी दे दी थी, उसमें से 1/3 रोजगार तो खाली औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए अलग से रखा गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों की शारीरिक श्रम के अनुसार, यानी वो जितना मेहनत कर सकते हैं उसके अनुसार उन्हें वेतन, न्यूनतम वेतन भुगतान करने का प्रावधान, यानी जो जितना व्यक्ति काम कर सकेगा उसके अनुसार उन्हें वेतन देने का भी प्रावधान रखा गया। साथ ही श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिनों में ही दे दिया जाए, यानी महीने भर के बाद वेतन नहीं मिलेगा, उनको उनके श्रम के अनुसार 7 दिन में वेतन दे दिया जाता है। श्रमिक उसके आवास से 5 किलोमीटर दूर के अंतर में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस योजना में क्या किया था, यानी जो 5 किलोमीटर के अंतराल में ही उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, ताकि उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। उसे 10% अधिक रकम का भुगतान करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया जाए, यानी जॉब करने का एक कार्ड दिया गया जो 5 वर्ष की समय अवधि के लिए होता था, यानी 5 साल तक का उन्हें काम मिल जाता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को 15 दिन तक काम न मिले तो उसे निर्धारित बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी इस योजना में। अब जब जॉब कार्ड दे दिया गया तो उन्हें रोजगार देना भी आवश्यक है। अब दूसरा पॉइंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। यह योजना 16 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ सुचारू संचालन, कौशल विकास और श्रमिकों का कल्याण करना है तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर इस उद्देश्य से इस योजना को अमल में लाया जाए। तीसरा पॉइंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पिछली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर इस योजना का अमल किया गया, यानी उसको बदल करके इस योजना का नाम रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विस्तार में 24 यानी 24 सातों दिन 24 घंटे, 24 × 7 का मतलब होता है, यानी 24 हर पूरे सप्ताह में 24 घंटे उन्हें बिजली की सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके द्वारा वो अपना रोजगार कर सकते हैं और उसके द्वारा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, यानी रोजगार की सुविधा इस प्रकार से उन्हें दी गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत। फोर्थ पॉइंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 25 सितंबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के जो भी 15 से 35 वर्ष के उम्र के जो भी नवयुवक थे उन्हें सभी को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अब लास्ट पॉइंट 5th है प्रधानमंत्री कृषि योजना। इस योजना कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। कौन सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रत्येक खेत को पानी। इस सूत्र को सार्थक करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और देश के उपलब्ध साधनों को सिस्टम उपयोग हो सके। प्रत्येक खेत को पानी मतलब जितने भी खेत हैं उनमें सभी में सिंचाई की संपूर्ण सुविधा होनी आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना को अमल करने का लक्ष्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। तो आज हमने पढ़ा बेरोजगारी दूर करने के उपाय, यानी बेरोजगारी को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए काफ़ी सारी योजनाओं को भी अमल में लाया गया। आप सबको ये 5 जो भी योजना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़ना आवश्यक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर की टिक लगाना है। फर्स्ट वाला करना है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें 5th नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स भी आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।